डिस्क्लेमर फॉर रेड स्टोरी एफएम। यह वीडियो केवल मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें उपयोग की गई सभी सामग्री संबंधित लेखक और प्रकाशक के अधिकार में आती है। हमारा उद्देश्य किसी भी कॉपीराइट का उल्लंघन करना नहीं है, बल्कि साहित्य को बढ़ावा देना और कहानियों को अधिक लोगों तक पहुंचाना है। यदि कोई सामग्री आपके अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो कृपया हमसे संपर्क करें, हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। आलोक जब अपने पापा के कहने पर उनके घर पहुंचा तो देखा कि उसके पापा बेड पर लेट हुए थे और उनके पास 5 से 6 डॉक्टर बैठे हुए थे। आलोक ने यह भी देखा कि उसके पापा का शरीर नीला पड़ गया था। आलोक को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। वो अपने पापा के पास आया और उनसे पूछा कि उनको क्या हुआ था। अपने बेटे का यह सवाल सुन इसके पापा कुछ देर तक तो चुप रहे। आलोक को तो ऐसा लग रहा था कि उसके पापा बोल नहीं पा रहे थे। बेटा, आलोक के पापा ने आखिर अपना मुंह खोला। हालांकि वो इतना तेज नहीं बोल पाए थे, पर आलोक ने सुन लिया। हाँ पापा, बताइए आखिर आपको हुआ क्या है? आपकी ये हालत कैसे हुई और ये सब कैसे और कब हुआ? आलोक ने पूछा। अपने बेटे के इतने सारे सवाल सुन आलोक के पापा ने एक गहरी सांस ली। फिर वहां पर बैठे डॉक्टर की तरफ इशारा कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहते थे, पर डॉक्टर आलोक के पापा का इशारा समझ गए। आलोक के पापा ने उन्हें इस बात का इशारा किया था कि डॉक्टर आलोक को सब कुछ बताएंगे कि आखिर आलोक के पापा को हुआ क्या था। जल्दी ही आलोक भी अपने पापा का इशारा समझ गया कि आखिर वो क्या कहना चाहते थे। डॉक्टर, आखिर क्या बात है? क्या हुआ है? मेरे पापा को कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आलोक ने बड़े तेज गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। आलोक की ये बात सुन डॉक्टरों ने घबराते हुए आलोक की तरफ देखा। वो सभी बहुत ही डर गए थे और कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। अरे बेवकूफ, क्या देख रहे हो? बताओ आखिर मेरे पापा को क्या हुआ है? रवि ने फिर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। जी सर, बताते हैं। डॉक्टर ने आलोक की तरफ शांत रहने का इशारा करते हुए कहा। तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी बताओ आखिर क्या हुआ है? आलोक में थोड़ा शांत होते हुए कहा। आलोक की यह बात सुनकर डॉक्टर ने अपने पास पड़ी एक रिपोर्ट उठाई, फोन से चेक करने लगा। दरअसल से ऐसी बात है कि वो आपके पापा को डॉक्टर बोलते बोलते रुक गया। ऐसा लग रहा था कि वो आगे बोल ही नहीं पा रहे थे। अरे नालायक हो क्या? आखिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? एक बार बता दिया ना कि जो बात है वह जल्दी बता दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। आलोक ने गुस्से में डॉक्टर को थप्पड़ मारते हुए कहा। यह देखा बाकी सभी डॉक्टर गए। अब उन्हें लगा कि उन्हें जल्दी से आलोक को सब कुछ बता देना चाहिए, नहीं तो उसका गुस्सा इतना बढ़ जाएगा कि वह उसके साथ कुछ भी कर सकता था। सर, वह आपके पापा को 3rd लेवल का कैंसर है, एक डॉक्टर ने जल्दी से आलोक से कहा। इस डॉक्टर की यह बात सुन आलोक का शरीर सुन्न पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था और वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और हिल भी नहीं पा रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने क्या सुना। अपनी जगह जम सा गया था। उसके लिए डॉक्टर की इस बात पर विश्वास करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उसे तो अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर डॉक्टर ने उसे से क्या कहा था। ये क्या मजाक लगा रखा है? क्या तुम अभी भी मेरे साथ मजाक के मूड में सच बताओ कि आपकी क्या बात है? अगर मेरे पापा को 3rd लेवल का कैंसर होता तो मुझे पहले ही पता चल जाता। अभी तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? आलोक ने गुस्से से फिर से डॉक्टर से कहा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने आपसे कोई झूठ नहीं कहा। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप ये रिपोर्ट देख सकते हो, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। एक दूसरे डॉक्टर ने जल्दी आलोक से कहा। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने आलोक को सब कुछ नहीं बताया तो उसका और गुस्सा बढ़ सकता था और अपने पापा के कैंसर का नाम सुनकर तो वह और भी बौखला गया था। अब वह उनके साथ कुछ भी कर सकता था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि जल्दी आलोक को सब कुछ सच बता देना चाहिए। उसकी बात सुनकर आलोक ने जल्दी से उस डॉक्टर से वह रिपोर्ट छीन ली और जल्दी से जब पढ़ने लगा, जैसे जैसे रिपोर्ट को पढ़ रहा था उसकी पकड़ उस रिपोर्ट से ढीली हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी पहाड़ के बोझ तले दबा जा रहा था। जैसे जैसे रिपोर्ट पढ़ रहा था उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसमें जो भी लिखा था उसके पापा के बारे में वह सच ही था।
अंतिम पेज पढ़ते पढ़ते उसके हाथ से रिपोर्ट नीचे गिर गई। जैसे ही आलोक ने उसे पूरी पढ़ी, वो नीचे बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। ऐसा नहीं हो सकता, आपको कैंसर नहीं हो सकता, आखिर ये हो ही नहीं सकता। अगर आपको 3rd लेवल का कैंसर है तो आपने हमें तुम क्यों नहीं बताया जब आपको 1st लेवल और 2nd लेवल का कैंसर था? फिर क्यों, ऐसी क्या वजह थी? आलोक ने अपने पापा से कहा। ये बोलते वक्त आलोक अंदर से टूट चुका था। उसने जब वो रिपोर्ट देखी थी, उसे अब वो झुठला नहीं सकता था। वो अपनी मन को कितनी भी तसल्ली दे सकता था, पर यह सच था। पर वो अपने पापा के साथ कुछ भी गलत होने नहीं दे सकता था। आलोक की यह बात सुनकर उसके पापा ने एक बार फिर से गहरी सांस ली, फिर से अपने हाथ का इशारा डॉक्टर की तरफ कर दिया। आलोक को जब पता चला कि उसके पापा को कैंसर हो गया था, तो वो अंदर तक टूट गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पापा को कैंसर हो गया था। इसलिए उसने अपने पापा से पूछा कि आपको 3rd लेवल का कैंसर है, तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आपको कैंसर हो रखा था? आपका रेगुलर मेडिकल चेकअप होता था, पर इसमें तो कोई कैंसर का नामो निशान नहीं था। फिर अचानक 3rd लेवल का कैंसर कैसे हो सकता है? आलोक की यह बात सुनकर आलोक के पापा ने फिर से डॉक्टर की तरफ इशारा किया। इस बार आलोक भी उनका इशारा समझ गया। देखिए आलोक सर, आपके पापा को एक बहुत गंभीर कैंसर है। जब 1st और 2nd लेवल का कैंसर हुआ तो डॉक्टर को किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चल पाया, क्योंकि कैंसर धीरे धीरे उनके शरीर में फैल रहा था, पर उसका प्रभाव उनके शरीर में नहीं पड़ रहा था। इसीलिए किसी को भी इस बात का पता नहीं चला कि आपके पापा को लेवल 1 लेवल 2 का कैंसर है। इस कैंसर में जब आपको लेवल 1 में लेवल 2 का कैंसर होता है तो आपके शरीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आपका शरीर नॉर्मल रहता है। पर जब यही कैंसर लेवल 3rd में पहुंचता हूं तो उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसीलिए किसी को भी पता नहीं चला कि आपके पापा को कैंसर हो रखा था, एक डॉक्टर ने आलोक को कहा। उसकी ये बात सुनकर आलोक ने अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसका पूरा शरीर इस बात को सुनकर सुन्न पड़ गया था। अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना। कुछ दिनों पहले तो उसके पापा एकदम ठीक ठाक थे, पर अचानक उनको को यह क्या हो गया था? डॉक्टर, मुझे यह नहीं सुनना कि मेरे पापा को कैंसर कैसे हुआ। मुझे यह बताओ कि इनका इलाज कैसे हो सकता है। जल्दी से जल्दी दुनिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करो, इनको जल्द से जल्द इलाज करवाओ। आलोक उठा और तेजी से एक डॉक्टर का गला पकड़कर चिल्लाते हुए कहा। आलोक को इतना गुस्से में देख वो सभी डॉक्टर डर गए। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने आलोक को जल्दी कुछ नहीं कहा तो उसका गुस्सा और बढ़ सकता था। आलोक सर, अभी कुछ नहीं हो सकता। आपके पापा के पास अभी 2 हफ्तों का टाइम ही बचा है। अगर आप दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में इनका इलाज करवा दो तो यह बच नहीं सकते। कैंसर इनके पूरे शरीर में फैल चुका है। इनकी हर एक कोशिका कैंसर के प्रभाव में आ चुकी है। अगर इनके शरीर का कोई एक हिस्सा इससे से प्रभावित हुआ होता तो उसे काटकर अलग कर दिया जा सकता था और आपके पापा की जान बच सकती थी। पर अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका। उनका शरीर पैरालाइज हो गया है और अब उस कैंसर को मिटाया भी नहीं जा सकता, एक डॉक्टर ने आलोक से कहा। हालांकि यह कहते वक्त उसकी जान हलक में थी। डॉक्टर, अपनी जबान संभाल कर बात करो। तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरे पापा के पास अब बिल्कुल वक्त नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? तुम कैसे कह सकते हो कि तेरे पापा बच नहीं सकते हैं? दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से बात करूंगा, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। सभी निकलो, यहां से निकलो। अभी के अभी मुझे यहां पर एक भी डॉक्टर नहीं दिखना चाहिए, आलोक ने गुस्से से उन सभी डॉक्टर से कहा। आलोक को इतने गुस्से में देख वो सभी तेजी से बाहर निकल गए। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो आलोक का गुस्सा और बढ़ सकता था, इसीलिए वहां से बाहर चले गए। उन सभी के बाहर जाते ही आलोक जमीन पर बैठ गया। उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें जान भी नहीं थी। उसके लिए सब कुछ समझना मुश्किल हो रहा था कि उसके पापा को इतना बड़ा और गंभीर कैंसर कैसे हो गया था। अब वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपने पापा के बेड के पास आ गया और उनका हाथ पकड़ लिया। आप फिक्र मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। जैसा मैंने कहा है कि मैं दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से बात करूंगा और आपका इलाज सबसे अच्छे हॉस्पिटल में करूंगा। उसका कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। आप डॉक्टर इसकी बातों पर ध्यान मत देना, मैं आपको बचा कर रहूंगा। आलोक अपने पापा का हाथ पकड़ते हुए उसे चूमते हुए कहा।
अपने बेटे की यह बात सुनकर उसके पापा हल्के से मुस्कुरा दिए और फिर उन्होंने एक गहरी आह भरी। हालांकि आलोक के पापा को तो यह पता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अपने बेटे आलोक को ऐसे देखकर बहुत ही भावुक हो गया था। उनसे आलोक की यह हालत देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए उन्होंने आलोक का हाथ जोर से पकड़ दिया। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम्हें यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ, पर यह बात सच है कि मैं अब नहीं बच सकता। चाहे कोई भी डॉक्टर करो, कोई सा भी हॉस्पिटल हो, वह मुझे नहीं बचा सकता। मैं अभी तो हिल भी नहीं पा रहा हूं। कैंसर पूरे मेरे शरीर में फैल चुका है और कोई भी डॉक्टर इसे बाहर नहीं निकाल सकता। आलोक के पापा ने आलोक से कहा, नहीं पापा, ऐसा मत कहो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कुछ नहीं होगा। दुनिया में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। मैं आपको ठीक करवा कर रहूंगा। आपके साथ मैं अकेला नहीं हूं, रवि भी आपके साथ होगा। मैं अभी उसका फोन करके बुलाता हूं। हम दोनों मिलकर आपका इलाज ढूंढ लेंगे। आलोक ने अपने पापा से कहा और अपना फोन निकाल लिया। आलोक ने अपने पापा से कहा कि वह रवि को फोन करके यहां बेंगलुरु बुलाने वाला है ताकि उसके पापा का दोनों मिलकर इलाज करवा सके। उसने अपना फोन निकाला और रवि को कॉल लगाने ही वाला था कि इतने में उसके पापा ने उसे रोक, नहीं आलोक बेटा, रवि को फोन मत करना, उससे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहां पर बुलाया है ताकि सिर्फ तुम्हें ही ये सब कुछ बता सकूं। तुझे रवि को कुछ भी नहीं बताना है। आलोक के पापा ने आलोक से कहा। अपने पापा की यह बात सुनकर रवि हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा उसे कॉल करने से क्यों रोक रहे थे। आखिर उसके पापा उससे यह क्यों कह रहे थे कि रवि को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। पापा ऐसा क्यों? रवि को भी तो पता चलना चाहिए कि आपको इतनी गंभीर बीमारी है। अगर हम दोनों साथ होंगे तो आपका अच्छे से इलाज करवा पाएंगे। आलोक ने अपने पापा से कहा। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अब तुझे भी पता है और मुझे भी पता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर रवि को पता चल भी जाएगा तो वह मुझे बचा नहीं पाएगा। रवि को यह पता चला कि मुझे कैंसर हो गया है तो वह सारे काम धंधे छोड़कर यहां आ जाएगा। तुम्हें तो यह तो पता ही है कि रवि मुझसे कितना प्यार करता है। रवि को अभी अगर कुछ भी पता चला तो वो बवाल खड़ा कर देगा। इसलिए मैं उसे अपने आप वक्त आने पर बता दूंगा। तुम उसे कुछ मत बताना। आलोक के पापा ने आलोक से कहा। पर पापा ऐसा कैसे? बस आलोक, मैंने कह दिया तो कह दिया। रवि को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। आलोक के पापा ने आलोक की बात को बीच में काटते हुए कहा। अपने पापा की यह बात सुनकर आलोक अचानक चुप हो गया। वह अपने पापा की बात से ऊपर नहीं जा सकता था। अगर उसके पापा ने उसे मना किया था कि रवि को नहीं बताना था तो वह फिर कुछ भी नहीं बता सकता था। वह अपने पापा के कहे के अनुसार ही चलने वाला था। उनके खिलाफ जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। हालांकि आलोक को रवि को न बताने का कोई भी सही कारण समझ नहीं आ रहा था। पर पापा, हमें किसी बड़े डॉक्टर से बात करके उसके बारे में पूछना चाहिए। क्या पता है वह कोई इलाज बता दे। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका इलाज नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी बीमारी का भी इलाज हो जाएगा। आप बस हिम्मत मत हराना। आलोक ने लगभग रोते हुए अपने पापा से कहा। नहीं बेटा, अब इनसे कुछ नहीं होने वाला है। अपने शरीर से महसूस कर पा रहा हूं कि इस बीमारी ने मेरे पूरे शरीर को खा लिया है। हम इसे बाहर नहीं निकाला जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मेरे पास बहुत ही कम वक्त है। आलोक के पापा ने आलोक से कहा। अपने पापा की मुंह से यह बात सुना लोग रो पड़ा। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। उसकी आंखें तो रो रो कर ही खराब हो रही थीं। जब आलोक के पापा ने अपने बेटे की ऐसी हालत देखी तो उनकी आंखों से भी आंसू आना शुरू हो गए। उसे पता था कि उनके दोनों बेटे उससे कितना प्यार करते हैं। वह अगर रवि को इसके बारे में पता चला तो न जाने वह क्या कर बैठेगा। इसीलिए आलोक के पापा ने यह डिसीजन लिया था कि वह रवि से खुद बात करके उसे सब कुछ बताएंगे। बेटा, जैसे डॉक्टर ने बताया कि मेरे पास अब बहुत ही कम वक्त है तो मेरे पास बहुत सारे काम है जो मुझे करने थे। पर अब मुझे लगता है कि वह काम करने की हालत में मैं नहीं हूं। मेरे शरीर मुझे जवाब से रहा है। इसीलिए मैंने तुम्हें यहां पर बुलाया था ताकि मैं तुम्हें सब कुछ बता सकूं जो मुझे तुम्हें बताना है। हमारे बिजनेस से लेकर उन सभी कामों के बारे में जो तुम्हें अकेले ही करने पड़ेंगे। इतना समझ लो कि वह काम बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैंने तुम्हें यहां पर बुलाया। आलोक के पापा ने कहा। अपने पापा की यह बात सुनकर आलोक को समझ नहीं आ रहा था कि इस क्या काम था।
अब उसे पता चला कि उसके पापा ने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया था। उसे लगा शायद कोई बहुत ही जरूरी काम था जो उसके पापा खत्म करना चाहते थे, इसीलिए शायद उन्हें उससे यहाँ पर बुलाया था। आलोक को इस वक्त अपने पापा के काम से ज्यादा अपने पापा की चिंता थी। इधर रवि अपने कॉलेज पहुंच चुका था। उसे मोनिका और निखिल से अपने कॉलेज की कैंटीन में मिलना था। रवि जब कैंटीन में पहुंचा तो देखा कि मोनिका और निखिल वहां पर अभी तक नहीं आए थे। रवि ने सोचा कि अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। अभी तक कम से कम 2 घंटे हो चुके थे और फिर भी वह नहीं आए थे। इसीलिए रवि कैंटीन के अंदर गया और उसने सोचा कि उसे कुछ देर उनका इंतजार करना चाहिए और बस पहुंचते ही होंगे। रवि ने देखा कि यह वक्त कॉलेज की छुट्टी होने का था। उसे पता था कि अभी कुछ ही वक्त बाद कॉलेज की छुट्टी भी होने वाली है, इसीलिए उसने सोचा कि उसे कैंटीन के अंदर जाकर टेबल बुक कर लेनी चाहिए ताकि बाद में हमें कोई परेशानी ना हो। उसके बाद रवि कैंटीन के अंदर गया और वहां पर एक टेबल पर जाकर बैठ गया। पर जैसे ही वो टेबल पर बैठा, उसकी नजर किसी पर पड़ी। उसे देखकर रवि तो हैरान रह गया। उनके यहां होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। रवि जब अपने कॉलेज की कैंटीन में पहुंचा तो उसने किसी को देखा, तो उन्हें देख रवि हैरान रह गया। रवि ने देखा कि उस कैंटीन के अंदर अक्षता और अनु थी। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह दोनों अभी यहां पर क्या कर रहे थे। इस वक्त अनु को तो यहां से अपने गांव के लिए निकल जाना चाहिए था, फिर दोनों यहां पर क्या कर रहे थी। रवि थोड़ा कंफ्यूज हो गया, इसलिए वह अभी टेबल से उठा और अक्षता और अनु की टेबल के पास आ गया। अरे रवि, तुम यहां पर कैसे? अरे वही तो मैं तुमसे पूछने आया हूं, तुम यहां पर अभी क्या कर रही हो? अनु अभी तक यहां पर क्या कर रही है? इसे तो भी अपने गांव में होना चाहिए। रवि ने अक्षता से कहा। क्यों, अभी क्या अनु तुम्हें पूछकर यहां पर आएगी? अक्षता ने सीरियस होते हुए रवि से पूछा। रवि ने देखा कि अक्षता ने उसकी बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था। अरे यार अक्षता, तुम तो बुरा मान गई, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, रवि ने कहा। रवि की यह बात सुनकर अक्षता और अनु दोनों साथ में हंस पड़ी। अरे यार रवि, तुम भी ना छोटी छोटी बात को सीरियस ले लेते हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वैसे अनु जाने ही वाली थी, पर उसकी ट्रेन शाम को थोड़ी लेट है, इसीलिए उसने कहा कि वह हमारे कॉलेज देखना चाहती है, इसीलिए मैं उसे यहां पर ले आई, बस और कुछ नहीं, अक्षता ने रवि से कहा। अच्छा ऐसी बात है क्या, अब समझा, रवि ने अक्षता से कहा। वह सब तो ठीक है, पर तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो कॉलेज की क्लास भी नहीं लग रही है, फिर भी तुम यहां पर? अक्षता ने रवि से पूछा। अरे नहीं, मैं कॉलेज में नहीं आया हूं, मेरे कुछ दोस्त मेरा कॉलेज देखना चाहते थे और मुझसे भी मिलना चाहते थे, इसीलिए मैंने उन्हें यहीं पर बुला लिया, रवि ने अक्षता से कहा। अरे वाह, तुम्हारे दोस्त यहां पर आने वाले हैं, तो चलो हम भी मिलेंगे तुम्हारे दोस्तों से, अक्षता ने रवि से कहा। हाँ जरूर, क्यों नहीं, तुमसे भी उन्हें मिलवा दूंगा, रवि ने अक्षता से कहा। इधर आलोक अग्निहोत्री हाउस में अपने पापा के बेड के पास बैठा हुआ था। उसके पापा ने उसे बताया था कि उसे कुछ काम करने थे, पर वो काम अब वो आलोक को सौंपने वाले थे, इसीलिए उन्होंने आलोक को अपने पास बुलाया था। बेटा आलोक, कुछ ही दिनों में अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ हमारी फैमिली के साथ बिजनेस मीटिंग करने के लिए दिल्ली आने वाला है। हमें पता ही है वो कि रवि से बिजनेस मीटिंग करेगा, और रवि को अभी तक उस कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। मुझे डर है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। तुम्हें तो यह पता ही होगा कि हमने रवि को पहले उसके बारे में क्यों नहीं बताया, और मुझे अब लगता है कि हमें रवि को सब कुछ बता देना चाहिए ताकि कोई गड़बड़ ना हो। तुम्हें तो यह पता ही होगा कि यह बिजनेस डील हमारे लिए कितनी जरूरी है। इससे हमारे परिवार का नाम पूरी दुनिया में गूंजेगा। यूं समझ लो कि पूरे एशिया के सबसे अमीर परिवार में से गिने जाएंगे, इसीलिए इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, आलोक के पापा ने आलोक से कहा। पापा जी, आपकी यह बात बिल्कुल सही है, पर क्या आपको लगता है कि रवि को अभी यह सब बताना सही रहेगा? अब हमने उसे अभी सब कुछ बता दिया तो शायद और कभी भी कोई बिजनेस डील करना सीख नहीं पाएगा। हमें उसे थोड़ी छूट दे देनी चाहिए ताकि वह सारे मैटर को अपने तरीके से हैंडल कर सके। मुझे पता है कि रवि को बिजनेस डील्स और मीटिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। आपको भी पता है कि भैया जल्दी हमारे बिजनेस पर टेक ओवर करने वाले हैं,
वो इस कंपनी के होने वाले अगले सीईओ में, इसीलिए तो आपने रवि को तैयार करने के लिए इतनी बड़ी मीटिंग उसके लिए रखी थी। पर अब आप ही कह रहे हैं कि हमें उसे सब कुछ बता देना चाहिए। आलोक ने अपने पापा से कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूं और हमें रवि के लिए हमारी बिजनेस पर इतना बड़ा दांव नहीं खेलना चाहिए। हम रवि के लिए कोई और बड़ी मीटिंग रखेंगे। तुम्हें तो पता ही है कि यह रवि की पहली बिजनेस मीटिंग है और अगर इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आलोक के पापा ने आलोक से कहा। इधर हॉस्टल की कैंटीन में इंतजार करते करते रवि को काफी वक्त हो गया था। उसने देखा कि उसे यहां पर आए आधा घंटा हो गया था। अभी तक मोनिका और निखिल वहां पर नहीं आए थे। रवि के साथ अक्षिता और अनु भी रवि के दोस्तों का इंतजार कर रहे थे। वह भी रवि के दोस्तों से मिलना चाहते थे, इसीलिए वो रवि साथ बैठे हुए थे। रवि ने सोचा कि उसे अपने दोस्तों को कॉल करके पूछ लेना चाहिए कि वह कहां पर है। रवि को लगा कि कहीं उन्हें या आते वक्त कोई परेशानी तो नहीं हुई होगी जिसके कारण उन्हें लेट हो गया होगा। इसीलिए रवि ने सोचा कि उन्हें कॉल करना ही सही रहेगा। रवि ने अपना फोन निकाला और निखिल को कॉल लगाना ही वाला था। तभी रवि की नजर दरवाजे पर पड़ी। उसने देखा कि निखिल और मोनिका वहां पर आ चुके थे, इसलिए उसने अपना फोन जेब में रख लिया। वह सीधा कैंटीन की गेट की तरफ पड़ गया। रवि जब निखिल और मोनिका को फोन करने वाला था, तभी रवि ने देखा कि वह दोनों कॉलेज के कैंटीन गेट पर आ चुके थे, इसीलिए उसने अपना फोन अपने जेब में रखा हो दोनों को लेने के लिए गेट पर आ गया। इसके बाद रवि ने उनको इस टेबल पर ले आया जहां पर अक्षिता और अनु बैठी हुई थी। उसने 2 कुर्सियां और मंगवा ली थी ताकि वो दोनों बैठ सके। रवि, इतने दिनों में तू बहुत ज्यादा बदल गया है। अब मुझे नहीं लगा था कि तुम दिल्ली आने के बाद इतना बदल जाएगा, निखिल ने हंसते हुए रवि से कहा। अरे यार, तुम भी क्या मजाक करता है। मुझे यहां पर आए 1 महीना भी नहीं हुआ है। 1 महीने में कोई कितना ही बदल सकता है, रवि ने भी हंसते हुए कहा। इसके बाद मोनिका और निखिल वहां पर लगी हुई कुर्सी पर बैठकर, हेलो रवि, कैसे हो तुम, मोनिका रवि से कहा। यह कहते हुए उसके चेहरे पर रवि से मिलने की अलग ही खुशी झलक रही थी। पर जब अक्षिता ने देखा कि मोनिका रवि से बहुत ही प्यार से बात कर रही थी, तो अक्षिता को थोड़ा अजीब सा फील होने लगा। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि रवि से कोई इस तरह बात करे। रवि ने अक्षिता के चेहरे पर यह भाव देख लिए थे। ये देख रवि मन ही मन खुश हो रहा था। उसे तो यह लगा ही था कि जब मोनिका और वह दोनों मिलेंगे तो अक्षिता को कैसा लगेगा, पर उसे इतना नहीं पता था कि अक्षिता इतनी अजीब तरीके से बिहेव करेगी। रवि, पहले मुझे यह बताऊं कि पूरे कॉलेज में सिर्फ तुम्हारे ही दोस्त हैं या कोई और बात है, निखिल ने रवि की तरफ कभी इशारा करते हुए पूछा। रवि निखिल का यह इशारा समझ गया कि वह आखिर क्या कहना चाहता था। अरे नहीं, मेरी तो इस कॉलेज में बहुत से दोस्त हैं। मेरी ये दोनों दोस्त यहां पर बैठी हुई थी और मैंने इनके सामने तुम्हारा जिक्र कर दिया, इसीलिए उन्होंने कहा कि वह भी मेरे दोस्त से मिलेंगे, इसीलिए मैं उनको तुमसे मिलवाने के लिए ले आया, रवि ने निखिल से कहा। अच्छा, ऐसी बात है क्या, निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सब तो ठीक है, पर तुम हमारा एक दूसरे से परिचय कब करवाओगे, अक्षिता ने रवि से रखते हुए कहा। अक्षिता मोनिका के बारे में जानना चाहते थे कि आखिर वह कौन थी और रवि का से क्या लेना देना था, तो सब कुछ अभी क्लियर करना चाहती कि आखिर रवि और मोनिका के बीच में कुछ ऐसा तो नहीं था जैसा वह सोच रही थी। अरे हां, यह तो मैं भूल ही गया, रवि ने कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। तो सबसे पहले इससे मिलो, यह है निखिल। पहली बार जब मैं अपने बेंगलुरु वाले कॉलेज में आया था तो यह मेरा सबसे पहले दोस्त बना था, और दूसरी बात, यह मेरा रूममेट भी है। तुम सोच सकते हो कि यह मेरे कितने करीब है। समझ लो कि मेरे भाई के बराबर है, मेरा हर मुसीबत में साथ देने वाला एकमात्र दोस्त, रवि ने निखिल के कंधे थपथपाते हुए कहा। रवि की यह बात सुन निखिल ने भी उसके कंधे पर हाथ रख दिया और रवि के उस इंट्रोडक्शन से बहुत ही खुश था। रवि को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था और रवि भी इसे सबसे अच्छा दोस्त मानता था। और इससे मिलो, यह है मोनिका, यह भी मेरी क्लासमेट ही थी। हमें मिले ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, पर हम दोनों की दोस्ती भी बहुत अच्छी है। इसे कॉलेज में ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, पर हम जल्दी ही दोस्त बन गए थे और हमारी क्लास की सबसे होशियार लड़की मोनिका ही है। ये समझ लो, इसने कॉलेज की पढ़ाई में अभी तक बहुत ही मदद की है।
रवि ने हंसते हुए मोनिका की तरफ इशारा करते हुए कहा। रवि की यह बात सुनकर मोनिका भी खुश हो गई। हालांकि वह थोड़ी थोड़ी मन ही मन में निराश तो थी, पर उसने अपनी निराशा अपने चेहरे पर नहीं आने दी और उसे अपनी मुस्कान में तब्दील कर दिया। रवि की यह बात सुन अक्षता के जान में जान आई। उसे तो अभी तक न लग रहा था कि कहीं मोनिका और रवि के बीच में दोस्त बढ़कर हो तो कुछ नहीं था, पर अब रवि ने उसे क्लियर कर दिया कि वह तो बस अभी अभी नए नए बने हुए दोस्त हैं और क्लासमेट है, इससे ज्यादा उनके बीच कुछ नहीं था। और अब इससे मिलो, यह है अनु, अक्षता की बहन। यह तो बस अक्षता के साथ शॉपिंग करने के लिए यहां पर आई हुई है। अनु को मेरे साथ अभी तक ज्यादा जान पहचान नहीं हुई है, पर अभी तक जितनी बात हुई है उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छी लड़की है, रवि ने कहा। रवि की ये बात सुन अनु मुस्कुरा उठी। उसे रवि के मुंह से अपने बारे में ऐसा सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अब हमारा सबका परिचय हो गया है, तो अब बताऊं कि तुम सभी लोग क्या खाना पसंद करोगे। मैं सभी के लिए ऑर्डर कर देता हूं, रवि ने कहा। रवि की ये बात सुन सभी शांत हो गए। रवि को पता था वो सभी शांत क्यों हो गए थे। रवि को पता था कि उसने अक्षता के बारे में किसको परिचय नहीं दिया, इसलिए वो सभी चुप थे। अरे जीजू, अपने अक्षता दीदी के बारे में किसको कुछ भी नहीं बताया, अनु ने रवि से कहा। अनु की ये बात सुन रवि और अक्षता दोनों से अपना सिर पकड़ लिया। रवि को कब से इसी बात का डर था और वो गया। उसे ये पहले से ने डर था कि कहीं बातों बातों में अनु रवि और अक्षता के बारे में कुछ जिक्र न कर दे, पर अब उसने ऐसा कर भी दिया था। अब रवि को पता था कि इस बात पर कैसे भी करके पर्दा डालना पड़ेगा। रवि ने अपने सभी दोस्तों का एक दूसरे से परिचय करवा दिया था, तो जब अक्षता के परिचय कराने की बात आई तो रवि ने उसको किसी से भी परिचय नहीं करवाया और अपने दोस्तों से खाने के बारे में पूछने लगा। यह देखकर उसके सभी दोस्त खामोश हो गए। रवि जानता था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इतने में अक्षता की बहन ने कहा कि जीजू, आपने अक्षता के बारे में किसी को परिचय क्यों नहीं दिया। उसने सच में रवि को सबके सामने जीजू कहकर बुला दिया था। उनके मुंह से जीजू शब्द सुनते ही रवि और अक्षता दोनों ही घबरा गए। खासकर रवि के तो पसीने छूटने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपने दोस्तों को यह बात कैसे समझाएगा कि अनु ने उसे जीजू क्यों कहा था। अब रवि बार बार अक्षता की तरफ देख रहा था, इस आशा ऐसाई कि उसके पास इसका कोई जवाब है या नहीं। अक्षता ने भी अपनी नजरें रवि से चुरा ली। जब रवि ने देखा कि अब उसके पास सब कुछ क्लियर करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, तो उसने सोचा कि उसे कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा। ना ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे सभी संतुष्ट हो जाए, उसके दोस्त भी संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि अगर उसने सीधे मना कर दिया कि वह उनको जीजा नहीं है तो अनु को उन पर शक हो जाएगा और अक्षता पर मुसीबत कर सकती थी। यह सोचते सोचते रवि अचानक जोर जोर से खांसने लगा। हंसते हंसते उसका हाथ वहां पर बड़े पानी की गिलास पर जा लगा और पानी की गिलास नीचे गिर गई और सारा पानी जमीन फैल गया। अब रवि और जोर जोर से खांसने लगा। अनु, तुम अभी भी यहां पर खड़ी क्या कर रही हो? रवि के लिए पानी लेकर आओ, अक्षता ने जल्दी से अनु की पीठ थपथपाते हुए कहा। उसे रवि की यह चाल समझने में जरा भी देर नहीं लगी। वो समझ गई थी कि रवि जानबूझकर अनु को यहां से कुछ देर के लिए दूर भेजना चाहता था, ताकि वह अपने दोस्तों से खुलकर बात कर सके। अक्षता की बात सुन अनु जल्दी से खड़ी हो गई और रवि के लिए पानी लाने के लिए काउंटर की ओर चली गई। उसके वहां सस्से जाती ही रवि की खांसी भी बंद हो गई। अरे निखिल, तुम अक्षता की बहन की बात को सीरियसली मत लेना। वह हर वक्त जीजू कहकर बुलाती है। पता नहीं क्यों उसे मजाक की आदत हो गई है। मैंने उसे बहुत बार मना किया था, पर फिर भी हो मुझे जीजू कहकर बुलाती है। तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? रवि ने फिर से कहा। इतने अनु भी वहां पर आ गई। ये लीजिए जीजू पानी का गिलास, अनु कहा और रवि को पानी का गिलास दे दिया और फिर से रवि की तरफ देखकर हंसने लगी। जब अनु ने फिर से रवि को जीजू कहकर बुलाया तो रवि निखिल और मोनिका की तरफ देखने लगा। वह इस तरह देख रहा था जैसे वह उन्हें फिर से वही बात समझाना चाहता था। जब मोनिका और निखिल ने देखा कि अनु बार बार रवि को जीजू कहकर बुला रही थी, तो उन्हें रवि की बात का भरोसा होने लगा कि अनु रवि के साथ मजाक कर रही है। मजाक मजाक में उसे बार बार जीजू बोल रही है।
निखिल ने तो मान ही लिया था कि शायद अनु मजाक कर रही थी, पर मोनिका को कहीं ना कहीं अपने दिल में तसल्ली नहीं हो रही थी। उसे अभी भी लग रहा था कि रवि और अक्षिता के बीच में कुछ तो ऐसी बात है, इसलिए अनु उसे जीजू कहकर बुला रही थी। उसे अभी तक रवि की बात पर पूरा भरोसा नहीं हुआ था। अरे हां, मैं तो अक्षिता के बारे में तुम सबको बताना ही भूल गया। तो इससे मिलो, यह है अक्षिता। यह मोनिका तुम्हारी तरह ही मेरी क्लासमेट है और तुम्हारी तरह ही क्लास की सबसे होशियार लड़की, और अभी तक उसने तुम्हारी तरह मेरी भी बहुत मदद की है। अब तो ऐसा समझो हम बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके हैं। और एक बात और बता दूं, इसने एक बार मेरी जान भी बचाई थी। रवि ने अक्षिता की तरफ देखते हुए कहा और खुशी मुस्कुराने लगा। अक्षिता ने सच में रवि की उन सभी गुंडों से जान बचाई थी। जब रवि अक्षिता की हॉस्टल में आया था और उसने रिस्क लेकर उन लोगों से रवि को बचाने के लिए रवि को अपने रूम में छुपाए रखा था। रवि अक्षिता का यह एहसान कभी भी नहीं हो सकता था। हालांकि वह अपने दोस्तों को यह तो नहीं बता सकता था कि अक्षिता ने उसकी जान कैसे बचाई थी और कब बचाई थी, और उसने बस उन्हें बता दिया था कि अक्षिता ने उनकी जान बचाई थी। रवि की यह बात सुनकर मोनिका और निखिल दोनों ही हैरान रह गए। हमें समझ नहीं आया कि रवि पर ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी थी कि अक्षिता ने उसकी मदद की। रवि ऐसा क्यों कह रहा था कि उसकी जान बचाई गई? आखिर रवि के साथ क्या हुआ था? इधर जब अनु ने रवि की पूरी बात सुनी तो वह थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रवि ने सबको यही क्यों नहीं बताया कि अक्षिता और रवि दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। पहले अक्षिता ने यह बताया था कि रवि उसका बॉयफ्रेंड है और उनकी शादी में भी जाने वाला था, पर रवि ने अपने दोस्तों के सामने अक्षिता के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसे समझ नहीं आया कि रवि ने ऐसा क्यों किया। वह अपने दोस्तों से अपने और अक्षिता के रिश्ते के बारे में सच में छुपाना चाहता था। उसे लगा कि शायद रवि यह बताना भूल गया होगा, इसीलिए उसने सोचा कि उसे उन सबको यह बता देना चाहिए। जब रवि ने दूसरी बार अक्षिता का परिचय देते हुए भी हम उसके और अक्षिता के रिश्ते के बारे में अपने दोस्तों को कुछ भी नहीं बताया तो अनु थोड़ी से हैरान रह गई। हालांकि यह बात उसके घर वालों को यह पता था कि रवि और अक्षिता दोनों का कौन सा रिश्ता है। वैसे उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं था। वो तो अक्षिता के कहने पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रहे थे। अनु के सामने यह नहीं कह सकते थे कि उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। इससे अनु यह बात अपने घर वालों को बता सकती थी और उससे हमें पर फिर से मुसीबत आ सकती थी। अरे जीजू, आपने अपने दोस्तों से पूरी बात क्यों नहीं बताई कि आप और अक्षिता? अनु इससे आगे कुछ बोल पाती। इतने में अक्षिता ने उसके पैर पर जोर से अपने पैर दे मारा। उसने इतना जोर से पैन माना कि अनु अपनी बात भी बोलना बीच में छोड़ जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसे सच में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। अक्षिता ने उसे इसीलिए मारा था ताकि वह अपनी बात ना कह पाए। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से रवि अपने दोस्तों के साथ कोई मुसीबत में पड़े। उसे पता था कि रवि अपने दोस्तों के सामने उनका रिश्ता सीक्रेट रखना चाहता था। अभी दीदी, आपने यह क्या किया? आपने मुझे एक पर इतना जोर से क्यों मारा? आखिर आपको हो क्या गया? अनु ने अक्षिता पर चिल्लाते हुए कहा। अरे क्या दीदी, आप भी ना? रवि ने सबका परिचय भी दिया है। आप अभी भी बोले जा रही हैं। आपको पता नहीं है कि रवि के दोस्त कितनी दूर से आए हैं। उन्हें भूख भी लगी होगी और तुम यहां पर बोले जा रही हो। पहले हमें खाना ऑर्डर कर लेना चाहिए ताकि हम खाना खा सकें। उसके बाद में जो भी बात करनी होगी कर लेंगे। अक्षिता ने उनके सामने बहाना बनाते हुए यह बात बोल दी। अनु को अक्षिता का यह कारण बहुत ही अजीब लगा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर अक्षिता ने उसे इतनी सी बात के लिए इतना जोर से क्यों मारा था। पर अब उसने सोचा कि अक्षिता की बात भी सही है। वह तो कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। उसने तो यह भी नहीं देखा था कि रवि के दोस्त कब के आए हुए थे। अरे यार, सॉरी दीदी, मैं तो उनके बारे में भूल ही गई। जीजू, अब आप खाना ऑर्डर कर सकते हो, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, अनु ने रवि से कहा। जब रवि ने देखा कि आखिरकार अक्षिता ने अनु को रोक लिया था, तब जाकर उसकी सांस में सांस आई। अब उसे लगा कि अनु सच में बीच में नहीं बोलेगी। सच में अक्षिता ने अपने एक छोटे से बहाने से बहुत बड़ी मुसीबत टाल दी थी। इसके बाद रवि ने सबकी पसंद के अनुसार खाना ऑर्डर कर दिया था। इधर अग्निहोत्री परिवार के विला में आलोक अपने पापा के बेड के पास बैठा हुआ था। उसके पापा उसे अलग अलग तरह के काम समझा रहे थे जो उसे करने थे।
पर आलोक का ध्यान किसी भी बात पर ध्यान नहीं था। वह तो बस अंदर से रोए जा रहा था। उसे तो बस इसी बात का गम था कि उसके पापा को कैंसर हो गया था और वह अब उनके बीच में ज्यादा वक्त तक नहीं रहने वाले थे। उसे सच में किसी भी काम की नहीं पड़ी थी। वह तो बस अपने पापा की चिंता किए जा रहा था। क्या आलोक बेटा, तुम मुझे सुन रहे हो क्या? आलोक के पापा से कहा जब उन्होंने देखा कि आलोक अभी भी अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। हाँ पापा, मैं आपको सुन रहा हूं। मैंने आपकी सारी काम सुने हैं और मैं उन्हें अपनी पूरी जिम्मेदारी से करूंगा, आलोक ने नया बहाना देते हुए कहा। आलोक के पापा को समझ आ गया कि आलोक में उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। वह तो बस उनका मन रखने के लिए ऐसे ही बोल रहा था। आलोक के पापा को समझ आ गया था कि आलोक अभी भी बहुत ही ज्यादा दुखी था, इसीलिए उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। इसके बाद आलोक के पापा अपने हाथों के बल थोड़े से खड़े हुए और बेड का सहारा लेकर बैठ गए। उसके बाद आलोक के पापा ने आलोक का हाथ अपने हाथों में लिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपने बेटे को सब समझाने वाले थे जो उससे आगे जाकर करना था और जो वह भी जरूरी था। आलोक के पापा को पता था कि आलोक ही अब उनके परिवार को फिर से खड़ा कर सकता है। आलोक के पापा को पता था कि अगर एक बार यह खबर पर आ गई कि आलोक के पापा बीमार हैं और उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो उनके परिवार में लड़ाई होनी शुरू हो सकती थी, वो भी संपत्ति को लेकर सबसे ज्यादा। हालांकि रवि के पापा ने अपनी सारी विरासत रवि के नाम पहले से ही कर दी थी। उसे पता था कि रवि बहुत ही जिम्मेदार लड़का है, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर अपनी सारी विरासत रवि के नाम कर दी थी ताकि उसके बाद उसका कोई दुरुपयोग ना कर पाए। उन्हें नहीं पता था कि उनके परिवार में बहुत से लोग हैं जिनकी नजर उनकी परिवार की पूरी संपत्ति पर थी। आज तक आलोक के पापा पूरी संपत्ति की रक्षा करते हुए आए थे और अब वह इस हालत में नहीं थे कि वह उस परिवार की रक्षा कर सकें। आलोक के पापा में लेकर उनका परिवार ही सब कुछ था। बेटा आलोक, अब मैं तुझे को बात बताने जा रहा हूं, वो बहुत ही ध्यान से सुनना। ये बात तुम्हारे और रवि के लिए है। ऐसा समझो कि अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद जो इस परिवार को फिर से वैसा का वैसा चला पाओगे जैसा मैं इतने सालों से करते आ रहा हूं, आलोक के पापा ने कहा। अपने पापा के मुंह से रवि का जिक्र सुन आलोक एकदम से सचेत हो गया। आलोक को नींद से खड़ा कर सकता था। उसके लिए रवि उसकी दुनिया थी और रवि से संबंधित कोई भी काम को छोड़ नहीं सकता था। वह अब अपने पूरे ध्यान से अपने पापा की बात सुनना चाहता था। आलोक के पापा ने आलोक से कहा कि वो उसको एक ऐसी बात बताना चाहता है जो रवि और आलोक दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। रवि का नाम सुन आलोक के कान खड़े हो गए। वो रवि के बारे में कोई भी बात हो जो रवि के काम आ सकती है मिस नहीं करना चाहता था। इधर रवि ने अपने दोस्तों अक्षिता, अनु और अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया था। रवि ने सबके लिए उनके पसंद का खाना ऑर्डर किया था। वैसे निखिल, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि अचानक तुम दोनों का यहां पर आने का ख्याल कैसे आया। मुझे पता है तुम दोनों को बाहर घूमने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, फिर भी, रवि ने हंसते हुए कहा। रवि की बात सुन निखिल भी हंस पड़ा। उसे पता था कि रवि सही बोल रहा है। उसे सच में कहीं भी बाहर घूमने का शौक नहीं था। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुझे तो पता है कि तेरे बिना मैं वहां पर बोर हो रहा था और ऊपर से कॉलेज की छुट्टियां भी हो गई थी तो और ज्यादा बोर होने लगा। फिर मोनिका ने आइडिया दिया कि हमें कहीं बाहर घूम आना चाहिए, इसलिए हम यहां चले आए। और हां, तुमसे मिलने का आइडिया मेरा नहीं मोनिका का था, निखिल ने हंसते हुए कहा। निखिल की बात सुन रवि भी मुस्कुरा दिया। पर इधर जब अक्षिता ने देखा कि अब मोनिका रवि की कुछ ज्यादा ही केयर कर रही थी तो वो मन ही मन गुस्सा होने लगी। उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि रवि मोनिका से इतने प्यार से बात करे। उसने ये भी देखा कि मोनिका रवि से मिलने के लिए दिल्ली आई थी, न कि निखिल। इस बात से अक्षिता और चिढ़ गई, पर वो अंदर ही अंदर ये सब कर रही थी, पर बाहर से उसके चेहरे पर स्माइल थी। वैसे सिर्फ दिल्ली घूमने का ही प्लान है या कहीं और जाने का भी कोई प्लान है? रवि ने पूछा। अरे नहीं, हम यहां दिल्ली तक तो तुमसे मिलने के लिए आए थे। हमारा असली प्लान तो कहीं और जाने का है, निखिल ने कहा। अच्छा, तो कहां जाने का प्लान है? रवि ने पूछा। हम तुम्हें तभी बताएंगे जब तुम हमारे साथ चलोगे, निखिल ने कहा। निखिल की यह बात सुन रवि चुप हो गया।
उसे पता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए तो कहीं पर भी नहीं जा सकता था। पहले तो उसे अनु की शादी में जाना था और फिर उसे सीईओ से मीटिंग भी करनी थी। ऐसे में वो घूमने के लिए तो नहीं जा सकता था। सॉरी निखिल, पर मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी नहीं आ सकता, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए बहुत बिजी हूं। मुझे अभी के लिए तो बहुत सारे कर करने हैं, ऐसे में मैं तुम्हारे साथ घूमने तो नहीं आ सकता था, रवि ने कहा। रवि की ये बात सुन निखिल और मोनिका दोनों ने अपना मुंह लटका लिया। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारा काम इतना भी जरूरी है। दोस्त सबसे पहले आते हैं, बाद में सारे काम। तो तुझे हमारे साथ चलना ही होगा। जो भी काम है वो बाद में कर लेना। हम दोनों तुम्हारे लिए यहां तक आए थे ताकि तुझे भी अपने साथ ले जा सके, पर अब तू ही जाने से मना कर रहा है, ये तो नहीं चलेगा, निखिल ने कहा। तुम्हारी बात सही है कि मैं अपने काम कैंसिल भी कर सकता हूं। कर मैं किसी से वो काम करने का वादा कर चुका हूं, तो अब मुझे वो काम पहले करना ही होगा, रवि ने कहा और अक्षता की ओर देखते लगा। अक्षता को समझ आ गया कि रवि किस वादे की बात कर रहा था। वो उसी वादे की बात कर रहा था जो उसने रवि से लिया था कि रवि पक्का उसके साथ उसकी बहन की शादी में चलेगा। रवि की ये बात सुन निखिल ने अपना चेहरा लटका लिया। उसे पता था कि रवि अपना वादा कभी भी तोड़ता, इसीलिए उसे समझ आ गया कि वो उनके साथ नहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं रवि, अब तुझे नहीं आना है तो मत आ, हम दोनों ही चले जाएंगे। पर एक बात याद रखना कि हम अगली बार सभी साथ में चलेंगे, निखिल ने रवि से कहा। हाँ पक्का, अगली बार पक्का। अगली बार अगर कोई वादा भी हुआ तो वो भी तोड़ दूंगा, रवि ने हंसते हुए कहा। रवि की बात सुन निखिल भी हंस पड़ा। इधर जब मोनिका ने सुना कि रवि ने किसी से वादा किया है तो उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने देखा रवि ये बात बोलने के बाद अक्षता की तरफ देख रहा था। उसे समझ आ गया कि हो ना हो रवि ने यह वादा अक्षता से ही किया है और जो भी काम है वो अक्षता के लिए ही था। मोनिका को इस बात पर गुस्सा आया कि रवि अक्षता के लिए ये सब कुछ कर रहा था। मोनिका नहीं चाहती थी कि रवि मोनिका के लिए उनके साथ चलने से मना करे, पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी और न ही वो रवि से इस बारे में बात कर सकती थी। अब वो बस बैठकर देख सकती थी। तो अब बताऊं कि तुम्हारा दिल्ली के अलावा और कहां पर जाने का प्लान है, रवि ने कहा। हम दिल्ली के बाद राजस्थान जाएंगे और फिर वहां से उत्तराखंड जाने का प्लान है, निखिल ने रवि से कहा। ओह अच्छा, ऐसी बात है क्या? यह भी सही है, पहले राजस्थान और फिर उत्तराखंड, रवि ने हंसते हुए कहा। पर इधर जब अनु और अक्षता ने उत्तराखंड का नाम सुना तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उत्तराखंड उनका गांव था और कुछ ही दिनों में वो सभी वहां पर जाने वाले थे। जब निखिल ने यह बताया कि वह राजस्थान घूमने के बाद उत्तराखंड जाने वाले हैं, तो यह बात सुनकर अनु और अक्षता दोनों ही हैरान रह गईं, क्योंकि अक्षता और अनु दोनों का गांव भी उत्तराखंड में ही था। निखिल और मोनिका की एक बात सुनकर अनु अक्षता की तरफ देखने लगी। अक्षता को यह समझने में देर नहीं लगी कि आखिर अनु उसकी तरफ क्यों देख रही थी और समझ गई कि अनु रवि के दोस्तों को भी उसकी शादी में साथ ले जाने के बारे में सोच रही थी। पर यह बात अक्षता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वह नहीं चाहती थी कि अनु रवि के दोस्तों को उसकी शादी में बुलाएं। हालांकि अक्षता को निखिल के वहां आने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वह नहीं चाहती थी कि मोनिका भी उनके साथ वहां आए। अक्षता चाहती थी कि जितना जल्दी हो सके मोनिका यहां से चली जाए। वह मोनिका को रवि के आसपास भी नहीं देखना चाहती थी, और अगर निखिल और मोनिका वहां पर आ गए तो उन्हें यह पता चल जाएगा कि रवि और अक्षता दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं, क्योंकि उनके परिवार वाले इसके बारे में जरूर बात करेंगे। हालांकि रवि और अक्षता दोनों सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, पर वह यह बात किसी को बता भी नहीं सकते थे कि वह नाटक कर रहे थे। पर रवि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनु और अक्षता क्या खुसर फुसर कर रहे थे। उसे यह नहीं पता था कि अक्षता और अनु का गांव उत्तराखंड में ही है। अगर उसे यह पता होता तो अब तक का इस मामले को सेटल करने का कोई न कोई उपाय ढूंढ ही लेता। इधर अनु को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि अक्षता को इस बात से कोई प्रॉब्लम होगी कि वो रवि के दोस्तों को अपनी शादी में बुलाएं। उसने सोचा कि इस बात से अक्षता भी खुश होगी कि रवि के दोस्त भी अनु की शादी में आएंगे। उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि रवि अपने दोस्तों से यह बात छुपा रहा है कि अक्षता और वह गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं।
तो तुम राजस्थान कब जा रहे हो? अगर तुम पहले उत्तराखंड चलो तो कैसा रहेगा, उसके बाद राजस्थान घुमाना। अनु ने निखिल से पूछा। जब उन्होंने निखिल से यह बात पूछी तो अक्षता ने अपना सिर पकड़ लिया। अब उसे लगा कि अनु को आगे बोलने से कोई नहीं रोक सकता। उसने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा था। वह अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगर वह अनु को आगे बताने से रोकती तो अनु उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती। अरे नहीं, कहां, हम पहले राजस्थान जाएंगे और उसके बाद उत्तराखंड जाने का प्लान है। हमने अपना सारा प्लान सटल भी कर दिया है, निखिल ने अनु से कहा। लेकिन निखिल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनु उससे यह बात क्यों पूछ रही थी। जब अक्षता ने यह बात सुनी कि निखिल और मोनिका ने इस बार से मना कर दिया है कि वह पहले उत्तराखंड नहीं जाएंगे, तब जाकर उसके मन को शांति मिली। और पर उसके मन में यह शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकी है। और अगर मैं यह कहूं कि अगर तुम पहले उत्तराखंड चलोगे तो रवि भी तुम्हारे साथ घूमने जा सकता है, अनु ने निखिल से कहा। अनु की यह बात सुनकर मोनिका और निखिल दोनों ही हैरान रह गए। उन्हें यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर अनु किस बारे में बात कर रही थी। रवि कभी भी अपना वादा कभी भी नहीं तोड़ता, और अगर उसने मना कर दिया था कि वह उनके साथ घूमने नहीं जा सकता तो वह बिल्कुल भी नहीं जा सकता था। फिर अनु किस बारे में बात कर रही थी? इधर रवि को अनु की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी कि वह क्या कहना चाह रही थी। उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि वह अपने दोस्तों के साथ घूमने जाएगा। फिर अनु किस बारे में बात कर रही थी? अगर ऐसी बात है तो हम पहले उत्तराखंड चल लेंगे, और क्या। वैसे भी हमें उत्तराखंड तो जाना ही है, अगर पहले जाओ या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी यह है कि रवि हमारे साथ आना चाहिए। अगर ऐसा मुमकिन है तो हम पक्का चलेंगे, निखिल ने कहा। निखिल की यह बात सुनकर अनु खुश ही गई। उसने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा था। निखिल और मोनिका दोनों ने उसकी बात मान ली थी। पर जब निखिल के मुंह से अक्षता ने यह बात सुनी तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। जो अक्षता होने देना नहीं चाहती थी वो अब हो रहा था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मोनिका उसके और रवि के साथ उसके गांव में चले। इससे अक्षता को प्रॉब्लम होती ही साथ में रवि को भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता था। रवि को अभी भी समझ आखिर उनके बीच में किस बारे में बात चल रही थी। एक मिनट रुको, पहले यह बताओ अनु कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तुम्हें पता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने नहीं जा सकता हूं, तो तुमने उनसे यह क्यों कहा? रवि ने पूछा। वैसे जीजू, आपको इनके साथ जाने की जरूरत नहीं है, ये आपके साथ जाएंगे, अनु ने हंसते हुए कहा। रवि को अभी भी अनु की यह बात समझ नहीं आई। उसे अब तक नहीं पता था कि अनु का गांव उत्तराखंड में था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम किस बारे में बात कर रही हो, जरा साफ साफ कहो, रवि ने कहा। मतलब ये कि हमारा गांव भी उत्तराखंड ही है, जहां आप कल मेरी शादी में जाने वाले हैं, तो अब आप समझ ही रहे हो ना, अनु ने धीरे से रवि से कहा। रवि को अब समझने में देर नहीं लगी कि अनु निखिल से किस बारे में बात कर रही थी। वो उसके दोस्तों को भी उसकी शादी में ले जाना चाहती थी। अनु ने रवि को बताया कि उसका गांव भी उत्तराखंड है, जहां पर उसके दोस्त घूमने जा रहे थे। रवि अब समझ आ गया था कि अनु किस बारे में बात कर रही थी, निखिल और मोनिका से। उसे अब यह भी समझ आ गया था कि अनु अक्षता के साथ इतनी देर से किस बात पर खुसुर पुसुर कर रही थी। पर रवि को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि अनु ने यह बात उसके दोस्तों को बता दी थी कि रवि उसकी शादी में जाने वाला था। अगर उसके दोस्त उसके साथ चले गए तो उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था। पहले तो अगर उन्होंने अपने दोस्तों को यह बता दिया कि वह अक्षता दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो यह तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और अगर उन्होंने नहीं बताया तो भी परेशानी हो सकती थी, क्योंकि अगर अक्षता के घर वालों ने उसके दोस्तों से कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देंगे इस बारे में कि अक्षता और रवि का क्या रिश्ता था। अब रवि अपने आप को दोनों तरफ से फंसा हुआ महसूस कर रहा था। क्या हुआ जीजू, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आप अपने दोस्तों को यह बात बताओगे या मुझे बताना पड़ेगा? अनु ने रवि से कहा। अनु की इस बात का रवि के पास कोई भी जवाब नहीं था। उसे पता था कि यह बात अनु उनके दोस्त को जरूर बताकर रहेगी, चाहे वह बात वह खुद बताएं या अनु खुद बताएं। अब मैं क्या बताऊं, तुम ही बता दो, उसके बारे में तुम्हें ही ज्यादा पता है, रवि ने अनु से कहा।
उसे पता था कि वह अनु को नहीं रोक सकता है, इसीलिए जो भी होगा वह देखा जाएगा। ठीक है जीजू, जैसा आप कहो, अनु ने रवि से कहा। इसके बाद वह रवि के दोस्तों की तरफ आगे बढ़ने लगी। इधर अनु को अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि आखिर दिल्ली के दोस्तों की तरफ क्यों लौट रही थी। उसने अनु के थैले में उसकी शादी का कार्ड देख लिया था। उसे समझ आ गया था कि अनु सबसे पहले रवि के दोस्तों को वह शादी का कार्ड देने वाली थी और फिर सारी बात बताने वाली थी। पर इससे पहले अनु रवि के दोस्तों तक पहुंचती, अक्षिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापस खींच लिया। अरे अक्षिता, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ, जबरदस्ती पीछे क्यों खींच रही हो? अनु ने अक्षिता से कहा। अरे दीदी रुको, मुझे लगाता है तुम्हें रवि के दोस्तों को आपकी शादी में नहीं बुलाना चाहिए, अक्षिता ने अनु से कहा। पर इस क्यों? मुझे रवि के दोस्तों को अपनी शादी में क्यों नहीं बनाना चाहिए? अनु ने बड़ी हैरानी से अक्षिता से पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अक्षिता ऐसे कैसे बात कर रही थी। अरे दीदी, मेरे कहने का मतलब है कि उनके दोस्तों को अच्छे से जानते भी नहीं हो, हमें मिले ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, पर फिर भी तुम उन्हें तुम्हारी शादी में बुला रही हो। मुझे नहीं लगता कि यह सब ठीक है। मम्मी पापा ने किस बात के लिए स्पष्ट होना किया है कि किसी अजनबी को तुम्हारी शादी में नहीं बुलाना चाहिए? समझने की कोशिश करो, अक्षिता ने अनु से कहा। अरे दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? उनके दोस्त हमारे दोस्त देना, और जहां तक बात पहचान की है तो पहचान भी उनके के साथ भी हो जाएगी। अगर हमारी पहचान रवि से सही हो चुकी है तो उसका मतलब उसने से भी पहचान हो चुकी है, अक्षिता से कहा गया। उसकी इस बात का अक्षिता के पास कोई भी जवाब नहीं था। वो अब अपनी से कोई भी जिद नहीं करना चाहती थी। उसे पता था अनु उसकी बात नहीं मानेगी। इधर अग्निहोत्री विला में आलोक के पापा ने आलोक को यह बताया कि अब उसके पास एक ऐसा काम है जो रवि और आलोक दोनों के लिए जरूरी है। नाम सुनकर आलोक एकदम से खड़ा हो गया और बहुत ही ध्यान से अपने पापा की बात सुनने लगा। वह रवि के बारे में एक बार भी मिस नहीं करना चाहता था। बेटा, तुम्हें यह तो पता ही होगा कि अमेरिका से कुछ ही दिनों बाद एक सीईओ यहां दिल्ली में आने वाला है, पर तुम्हें मैंने पूरी बात अभी तक शायद ही बताई होगी। तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि मैंने रवि से इसके बारे में क्यों छुपा कर रखा, पर एक बात इसके बारे में मैंने तुमसे भी छुपा कर रखी थी। शायद तुम्हें यह नहीं पता होगा कि वह सीईओ कौन हो और कितना बड़ा आदमी है। शायद उसके बारे में तुम्हारा जानना बहुत ही जरूरी है, आलोक के पापा ने आलोक से कहा। अपने पापा यह बात सुनकर आलोक हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसके पापा ने उससे ऐसी क्या बात छुपाई थी जो इतनी जरूरी थी कि वह उसे नहीं बताई गई। क्या वह बात इतनी जरूरी थी कि उसके पापा ने अपने बेटे तक को नहीं बताई? जी पापा, कहिए, ऐसी कौन सी बात थी जो आपने मुझे भी बताना जरूरी नहीं समझा? आलोक ने बड़े ही रूखे हुए अंदाज से अपने पापा से कहा। दरअसल जो सीईओ रवि से मिलने के लिए कुछ दिनों बाद आ रहा है वो कोई सीईओ नहीं है, वो तो हार्लो कंपनी के मालिक मिस्टर कार्वेनो है, आलोक के पापा ने कहा। अपने पापा की ये बात सुन आलोक हैरान रह गया। उसे अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना। अपने पापा की मुंह से उस आदमी का जिक्र सुनकर ही आलोक के तो होश ही उड़ गए थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल रेड स्टोरी एफएम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।